morning, good afternoon, good evening, my friends. In this video, we are going to discuss a very interesting and important chapter of class 12, English elective, and the book name is Kaleidoscope. आज के इस वीडियो में हम लोग Kaleidoscope बुक के जो इंग्लिश इलेक्टिव का पार्ट है उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका नाम है फिल्म मेकिंग। और इस अमेजिंग कहानी को लिखने वाले जो महाशय है उनका नाम है इंगमार बर्जमैन। इनका जन्म 1918 में हुआ और ये 2007 में समाप्त हो गए। आखिर इस स्टोरी में है क्या और इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि एज ए लीडर कभी कभार अपने कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसा करना होता है जिससे वो अपने आप को तरोताजा फील करें। इन दिस चैप्टर द ऑथर हैज डन सेम। इसमें उन्होंने कुछ ऐसा ही किया और अपने सारे वर्कर्स को एक नई ताजगी देने के लिए एक एडवेंचर क्रिएट करते हैं। वो एडवेंचर क्या है हम लोग अभी पहले इसको समझते हैं, इनके राइटर के बारे में जानते हैं और थोड़ा सा चैप्टर के बारे में फिर आते हैं अपने वीडियो पर। Ingmar Bergman is a well-known Swedish director, film noted for their starkness, their subtitles, use of black and white, and set of those extremes. इंगमार बर्जमैन जो हैं वो स्वीडन के बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं और उनके फिल्म जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ब्लैक एंड वाइट में डिस्प्ले करने के लिए जाने जाते हैं। द लिस्ट ऑफ बर्जमैन फिल्म्स इज लॉन्ग। हिज बेस्ट नॉन इंक्लूड्स द सेवेंथ सील जो 1957, वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज रिलीज्ड इन 1958, परसोना रिलीज्ड इन 1967, द वर्जिन स्प्रिंग 1960, द साइलेंस 1963, द पैशन ऑफ अन्ना रिलीज्ड इन 1970, एंड क्राइज एंड विस्पर 1973. एंड क्राइज एंड विस्पर वाज द लास्ट वन इज इन कलर। जो मूवी था वो कलर मूवी था। थ्रू इन्फेजिंग रेड इन ऑल इट्स सैडनेस, जो लाल में इसको प्रदर्शित किया गया था। मतलब ये हुआ कि जितने मूवी इन्होंने बनाया मैक्सिमम जो था वो ब्लैक एंड वाइट में था, लेकिन जो 1973 में रिलीज हुआ वो कलर मूवी था। और इस चैप्टर में द वर्जिन स्प्रिंग 1960 में जो रिलीज हुआ है उस चैप्टर के बारे में हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे। ही इज़ ए ग्रेट फिल्म मेकर, प्लेराइट, स्टोरी मेकर, डॉक्यूमेंट्रीज एंड अ बिग नेम इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वो एक महान फिल्म मेकर हैं, लेखक हैं, स्टोरी मेकर हैं, कहानी बनाने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हैं, एंड अ बिग नेम इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में इनका एक बहुत बड़ा नाम भी है। इनका तो इंगमार बर्जमैन का। इन दिस चैप्टर ही गो अहेड एंड एक्सप्लेन द वे एंड हाउ द फिल्म इज डन बाय डायरेक्टर। व्हाट आर हिज व्यूज, what are his thoughts, perception and what things during making a film or movie। इस चैप्टर में वो आगे जाते हैं और बतलाते हैं, क्या बतलाते हैं कि हाउ द फिल्म इज डन बाय डायरेक्टर। एक डायरेक्टर के द्वारा फिल्म कैसे बनाया जाता है। व्हाट आर द व्यूज, उसके पीछे उसकी क्या दृष्टि होती है। व्हाट आर हिज थाउट, उसके क्या विचार होते हैं। एंड व्हाट थिंग्स ड्यूरिंग मेकिंग अ फिल्म और ए मूवी, और जब वो मूवी बना रहा होता है तो उस दौरान वो आखिर सोचता क्या है। तो चलिए ये हुआ थोड़ा सा राइटर के बारे में। अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। इस चैप्टर का शुरुआत होता है एक फिल्म शूटिंग साइट पर, जहां पे एक फिल्म का शूटिंग हो रहा था। The chapter started at the production unit of the movie. The name is The Virgin Spring. ये जो चैप्टर शुरू होता है वो प्रोडक्शन यूनिट पे शुरू होता है। और किस मूवी के प्रोडक्शन यूनिट पे याद रखना है, द वर्जिन स्प्रिंग पे।
ये जो शूटिंग हो रहा था वो डलारना में हो रहा था, जो है स्वीडन में। ठीक है, मई का समय था, सुबह सुबह का, और ये 7:30 के सुबह बज रहे थे। यहाँ पे कुछ मुख्य बातें आई है। आपको मूवी का नाम याद रखना है, द स्प्रिंग। ठीक है, याद रखना है, द वर्जिन स्प्रिंग। ये कहाँ पे शूटिंग हो रहा था? तो डलारना में हो रहा था। ये डलारना है कहाँ? तो स्वीडन में है। मॉर्निंग का समय था, टेम्परेचर अराउंड -30°F। ये बहुत कम होता है, 0 से तो बहुत नीचे है, जहां पे आपका वाटर जो है वो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। एंड द स्नोफॉल वाज हैपनिंग एट द सेम मोमेंट। जब प्रोडक्शन होना है, किसी फिल्म के शॉट को शूट करना है, तो बहुत सारे उपकरण चाहिए होंगे, और इस फिल्म के जितने भी वर्कर थे वो सारे प्रोडक्शन यूनिट के पार्ट पुर्जे को या फिर सामान को कलेक्ट करने में व्यस्त थे। और तब क्या होता है? द थिंग्स ऑफ प्रोडक्शन वाज बीइंग कैरीड बाय पुशिंग टू द सेटअप। और जितने भी सामान चाहिए थे वो पुल करके, धकेल करके कहाँ लाया जा रहा था? सेटअप तक लाया जा रहा था। एवरीबडी वॉज ट्राइंग देयर बेस्ट। हर एक व्यक्ति अपना बेहतरीन दे रहा था, कोशिश कर रहा था। मूवी वॉज अबाउट टू मेड। एक मूवी बनाई जानी थी, और उसका द शॉट वॉज टू बी स्क्रीन। और जो शॉट था वो भी अब फिल्माने को थे। कंटिन्यूइंग प्रोडक्शन एंड somebody shouted and then suddenly, जब सब कुछ ये सब हो रहा था कि अब हम शूटिंग करेंगे, एक सीन लेना है, एक शॉट लेना है, उसी टाइम पे उसी वर्कर में से एक व्यक्ति शॉट करा, चिल्लाया। एंड क्या चिल्लाया? shouted इंडिकेटिंग। वो इंडिकेट कर रहा था कहाँ पे? टूवर्ड्स द स्काई, स्काई की तरफ। वो स्काई की तरफ इंडिकेट करके चिल्लाया। एंड क्या चिल्लाया? लुक एट द क्रेन्स। वहां पे उड़ता हुआ क्रेन आया। एक क्रेन आया, 2, 3, और इस प्रकार से पूरे 4 क्रेन्स आते हैं। और ये यहाँ पे एक अमेजिंग थिंग हुआ कि जितने सारे स्ट्रेस थे लोगों पे, जो समस्याएं थी, जो भी स्ट्रेस था उस वर्क को लेकर के, इस अचानक से हुए घटना ने लोगों को आश्चर्यचकित किया, एक नई फीलिंग्स लोगों में डाला। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब लोग वापस अपने साइट पे जाएंगे, अपने घर को जाएंगे, तो बोलेंगे कि यस, ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ दिस फिल्म, एंड द फिल्म नेम इज द वर्जिन स्प्रिंग, देयर वाज अ अमेजिंग इंसिडेंट। और वो इस बात को डिस्कस करके एक्चुअली खुश भी होंगे। तो ये डायरेक्टर के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया था कि अपने वर्कर्स को इस ठंडे, जो जमा देने वाली ठंड है, उसमें भी ताजगी कैसी लाई जाए। और तब ये क्रेन्स वाली घटना राइटर के दिमाग में आती है। वो क्रेन उन्हीं के द्वारा उड़ाया गया, और सभी लोग चकित थे, और एक्चुअली वो खुश भी। अब आगे यहाँ के बाद से वो जो घटना हुई 4 क्रेन्स वाली, उसके बाद राइटर अपने वापस के दुनिया में जाता है और अपने बारे में बताने का कोशिश करता है। कहा गया है कि कोई बच्चा आगे कैसा होगा, उसका भविष्य कैसा होगा, ये उसके बचपने में ही दिख जाता है। और यही बात इस राइटर के साथ भी हुआ। क्या हुआ कि चाइल्डहुड फोरटेल्स फ्यूचर। बचपना जो है भविष्य को बता देता है। क्या हुआ? He said when he was living in grandma's house in Upasla, वो कहते हैं कि जब वह लिविंग इन ग्रैंडमाज हाउस, अपने दादी के घर में रह रहा था। कहाँ पे? तो उपासला में उसका घर था। इट वॉज मेजेस्टिक हाउस नियर द लेक। ये बहुत ही बेहतरीन घर था और तालाब के किनारे भी था। One day when he was sitting and gazing out through the window, one day, एक दिन जब यह बैठा हुआ था और खिड़की से बाहर निहार रहा था नजारे को, तब क्या हुआ? He could hear the church bell and in a nearer house playing piano. वह अपने
नजदीकी चर्च के बेल को, घंटी को सुन पा रहा था। वह ये भी सुन रहा था कि मेरे किसी नजदीकी घर में पियानो भी कोई बजा रहा है। और तब एक जबरदस्त इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ कि एक पोर्ट्रेट था उसके यहाँ, और वह पोर्ट्रेट वेनिस का था। जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ता था तो उसके अंदर की जितने भी इमेज थे वो इस प्रकार से बिहेव करने लग जाते थे कि वो सब अलाइव हैं, सब जीवित हैं। क्या क्या हो रहा था? पिजन फ्लैटेड देयर विंग्स, जो कबूतर थे वो अपने पंख को फड़फड़ाने लगे थे। और क्या हो रहा था? पीपल्स टॉकिंग टू ईच अदर, जो जनता थी, जो उसमें व्यक्ति को दिखाया गया था उस पोर्ट्रेट में, वो सारे एक दूसरे से बात करते हुए एक्चुअली प्रतीत हो रहे थे। ऐसा नहीं कि वो बातें ही कर रहे थे, बट जैसे ही सनलाइट उस पर पड़ता था कुछ इस प्रकार की अमेजिंग घटना शुरू हो जाती थी। और एट द सेम पॉइंट राइटर्स के दिमाग में इस मूवीज के बारे में, इस कल्पना के बारे में सोचने की क्षमता, क्योंकि एज ए डायरेक्टर आपको बहुत कुछ सोचना भी होता है, ये सारी चीजें कुछ इस प्रकार की घटनाओं के कारण, ये जो पोर्ट्रेट था, जो वेनिस था, जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ा और इस प्रकार की घटनाएं हुई कि कबूतर अपने पंख को फड़फड़ा रहे हैं, जो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये जो घटना थी इस राइटर के लिए बहुत ही अमेजिंग हुआ। और यहीं से इनका फिल्मी करियर शुरू होता है और ये फिल्म की ओर आकर्षित होते हैं। इसके पीछे एक और कहानी के साथ होता है, वो क्या है अब आगे देखते हैं। अब आगे, द राइटर वॉज बोर्न इन अ विकरस फैमिली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विकरस फैमिली? विकरस फैमिली का मतलब होता है कि वैसे लोग जो धर्म, पूजा पाठ में ज्यादा बिलीव करते हैं, ये विकरस फैमिली होता है। तो इस हिसाब से भी राइटर के पास इन सारे विचारों का, देवी देवताओं वाले, किसी परमात्मा में विश्वास रखने का कोई समस्या नहीं था, क्योंकि विकरस फैमिली में ही इनका जन्म होता है। वो तभी इमेजिनेशन के दुनिया से निकले भी नहीं थे कि उनके पास एक मैनी लैंटर्न था, ठीक है, और जो क्या स्टोरी दिखा रहा था, इट वाज शोइंग स्टोरी ऑफ अ रेड हॉर्स। एक रेड हॉर्स का स्टोरी वो दिखा रहा था। बट ये जितने कुछ भी वो सोच रहे हैं वो सब क्या है? ओनली इमेजिनेशन, बाकी कुछ नहीं है। और यही कल्पना तो चाहिए होता है एक डायरेक्शन के लिए, मूवी बनाने के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको सारा कैरेक्टर अलाइव मिल जाएंगे, आपको कैरेक्टर क्रिएट भी करना होता है। और ये जो थिंकिंग पावर था राइटर के दिमाग में जो बढ़ रहा था, वो इन्हीं छोटी छोटी घटनाओं के कारण बढ़ रहा था। एंड द सेम मोमेंट ही गोट अ प्रोजेक्टर, एक प्रोजेक्टर वो उनको मिलता है, और उस प्रोजेक्टर में 9 फीट का एक रील था। ये जो प्रोजेक्टर मिला उनको 10 साल की उम्र में मिला, और उस 9 फीट के रील में केवल एक मूवी थी, और वो मूवी हर रात को उनके नर्सरी का मतलब होता है जिस रूम में बच्चे खेलते हैं, जिनमें उसका सारा सामान पड़ा हुआ होता है, उस नर्सरी के दीवार पे हर रात को बार बार डिस्प्ले होता था वो एक मूवी केवल। और उस मूवी में था क्या? उस मूवी में बस इतना सा बात था कि एक लड़की होती है जो सो रही होती है, वो उठती है, अपने हाथ को इस प्रकार से फैलाती और फिर झाड़ती है, कहानी खत्म। इतना सा मूवी था। और ये बार बार रिपीट हुआ, इतना बार रिपीट हुआ, तब तक रिपीट होते रहा जब तक कि वो प्रोजेक्टर पूरा खत्म ना हो जाए या फिर वो बनने लायक रहे ही ना रहे, तब तक ये प्रोजेक्शन होते रहा। और इस बात को आप समझिए कि जब एक पर्सन इतना बार रिपीट करेगा किसी एक टेलीकास्ट को, तो कहीं ना कहीं उसके मन में इसी क्षेत्र में अपने आगे की लाइफ को बनाने का क्यूरियोसिटी जगेगा। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद दिस राइटर। अब देखते हैं, ही गॉट अ प्रोजेक्टर, वो एक प्रोजेक्टर पाता है एट द एज ऑफ 10 ईयर्स। कितना साल में पाया? तो 10 साल में पाया। विथ अ रील ऑफ, एक रील था उसमें जो कितना फीट का था? तो 9 फीट का था। एंड हैड ओनली अ मूवी एंड वाज बीइंग प्रोजेक्टेड एवरी नाइट अगेन एंड अगेन ऑन द वॉल ऑफ नर्सरी।
किसके दीवार पे? तो नर्सरी के दीवार पे। एंड आगे कि स्टोरी में था क्या? तो स्टोरी में बस ये था कि एक लड़की थी जो सो रही थी, वो उठती है, वेकअप एंड स्ट्रेट आउट आराम अपने बांह को पूरा झाड़ती है एंड फिनिश्ड। वो जो मूवी था वो खत्म हो गया। तो वो जो प्रोजेक्टर था क्या हो गया, इतना बार इस्तेमाल हुआ कि अनमेंडेबल हो गया। बट वो प्रोजेक्टर भले ही खराब हो गया, लेकिन ये क्लियर परसेप्शन राइटर के दिमाग में बैठ गया, इस इंगमार बर्गमैन के दिमाग में बैठ गया कि नाउ आई हैव टू मेक माई करियर इन द फील्ड ऑफ मूवी और इन द फील्ड ऑफ डायरेक्शन ओनली। बाकी किसी दुनिया से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आगे का जो मेरा व्यू होगा, जो मेरा लाइफ बनाएगा, जो मेरा करियर होगा, वो या तो मैं मूवी बनाने में या फिर बोल सकते हैं कि डायरेक्शन की दुनिया में ही होगा। और इसीलिए यहाँ पे बात हुआ था कि कोई बच्चा जो क्या करेगा आगे, उसके शुरुआती लक्षण दिखा देते हैं। तो ये वो बात थी कि इनको प्रोजेक्टर मिलता है, कितना साल में मिला? तो 10 साल की उम्र में मिला। और क्या हुआ, 10 साल की उम्र में जो प्रोजेक्टर मिला था उसमें कितने फीट का रेल था? तो 9 फीट का रेल था। क्या मूवी थी? मूवी बस इतना था बाबू कि एक लड़की थी जो सो रही होती है, वो उठती है, अपने बांह को फैलाती है और झाड़ देती है और मूवी खत्म हो जाता है। ये मूवी कब तक प्रोजेक्टेड होते रहा? तब तक प्रोजेक्ट होते रहा जब तक कि वो प्रोजेक्टर पूरा खराब ना हो गया। और यहीं से इनका करियर बोल सकते हैं कि शुरू होता है और अपने करियर बनाने को सोचते हैं एक्चुअली कि अब मेरे को जो कुछ भी करना है वो ओनली इन द फील्ड ऑफ मूवी और डायरेक्शन ओनली, नथिंग एल्स।